नेक्स्ट है इसमें राज्य एक वर्ग संगठन। अब अरस्तु जो महान विचारक हुए हैं, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने कहा कि जो राज्य है वो मानव जीवन की भलाई के लिए अस्तित्व में आया, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसके जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए। लेकिन कार्ल मार्क्स इस विचार का खंडन करता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य केवल और केवल एक वर्ग के प्रयासों से अस्तित्व में आया और उसी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ही वो निरंतर कार्य करता है। कि ऐसा वर्ग जिसके हित असुरक्षित थे, उन्होंने इस संस्था का आविष्कार किया। और जब समाज में वर्ग दो ही हैं, एक वर्ग ने, शक्तिशाली वर्ग ने इस संस्था का आविष्कार किया, अपने हितों की रक्षा के लिए इसको बनाए रखा, तो कैसे ये संस्था दूसरे वर्ग का भला करेगी? जो इसको अस्तित्व में लाया है अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, ये केवल उसी वर्ग के हितों का ही भला करेगी। राज्य दूसरे वर्ग के हितों का भला कर ही नहीं सकता। राज्य सामाजिक कल्याण के कार्य कर ही नहीं सकता। केवल एक ही वर्ग के कल्याण के कार्य राज्य करेगा। नेक्स्ट है इसमें राज्य की उत्पत्ति समाज से ही हुई है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य कोई ऐसी संस्था नहीं है जो बाहर से आकर किसी ने थोपी। व्यक्ति समाज में रहता ही था और उस समाज में स्थिति क्या थी कि वर्ग संघर्ष बढ़ गया। जिन लोगों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था और जिन लोगों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं था, इनमें जो परस्पर विरोधाभास था, इनके जो हित परस्पर जो विरोधी थे, तो ये संघर्ष इतना बढ़ गया कि जो शक्तिशाली वर्ग था उसे ये डर लगने लगा कि कहीं उसका ये सारा कुछ छीन ना जाए। तो ऐसे में उनको ही ऐसी किसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई थी कि कोई ऐसी शक्ति हो, कोई ऐसी संस्था हो जो समाज से उच्च हो, समाज से ज्यादा शक्तिशाली हो, कोई ऐसी संस्था हो। तो इसलिए उन्होंने राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया। तो राज्य जो है वो वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अस्तित्व में आया। देखने में तो यही लगा कि ये जो संस्था थी कि ये दोनों वर्गों के जो परस्पर विरोधी हित हैं उनमें सामंजस्य उत्पन्न करेगी, उनका जो परस्पर संघर्ष है उसको समाप्त करेगी और उनका जो संघर्ष है उसको नियंत्रित करने के लिए कोई समाधान प्रस्तुत करेगी। देखने में इस संस्था का कार्य यही था। लेकिन अस्तित्व में आने के बाद ये संस्था जिनके प्रयासों से अस्तित्व में आई, माने जो दो वर्ग थे, जिस वर्ग के प्रयासों से यह संस्था अस्तित्व में आई, ये उसी के हाथ में शोषण का यंत्र बनकर ही कार्य करने लगी। नेक्स्ट है इसमें राज्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो राज्य है ये संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग के संयुक्त हितों का प्रबंध करने की एक समिति है। बुर्जुआ वर्ग क्या है? पूंजीपति वर्ग। और जो श्रमिक हैं उनको नाम क्या दिया है कार्ल मार्क्स ने? सर्वहारा वर्ग। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये उनके हितों की रक्षा करने वाली एक समिति मात्र है राज्य, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कि ये जो राज्य है ये उन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए निरंतर कार्य करता है। जो आर्थिक पक्ष से शक्तिशाली लोग हैं, राजनीतिक शक्ति इनके निर्देशानुसार चलती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में जितने भी परिवर्तन आते हैं उनका कारण मात्र एक ही होता है और वो है आर्थिक कारण। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है वैसे वैसे सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन आता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है ये आर्थिक शक्ति के पीछे पीछे चलती है।
वो कहते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है वो आर्थिक शक्ति की दासी है, उसकी अनुचरी है, उसके पीछे पीछे चलती है। जिन हाथों में आर्थिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति उन्हीं के निर्देशानुसार ही कार्य करती है। जो आर्थिक पक्ष से शक्तिशाली वर्ग हैं, ये खुद चुनाव चाहे लड़े या ना लड़े, लेकिन जो राजनीतिक शक्ति है वो इन्हीं के दम पर चुनाव जीतती है। तो जीतने के बाद इन्हीं के इच्छा अनुसार ही वो कार्य करती है। तो ऐसे में अब जो शक्तिशाली के हित हैं और जो मजदूर के हित हैं वो कभी एक हो नहीं सकते। मजदूर को तो वेतन बढ़वाना है, अपनी मजदूरी उसको पूरी चाहिए, पूरा दिन वो काम करता है और बदले में उसको इतना भी नहीं मिलता कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके चैन से। एक दिन मजदूरी नहीं मिली तो उसके घर चूल्हा नहीं जलता। ये जो स्थिति है, अब मजदूर को वेतन बढ़वाना है, ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन पूंजीपति को तो पैसा सारा खुद की जेब में चाहिए। आर्थिक हितों में दोनों में विरोधाभास हो गया और यहाँ शक्तिशाली जो है उसी की चलेगी और राज्य भी उसी का ही साथ देता है, क्योंकि जो राजनीतिक शक्ति है उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह आर्थिक शक्ति ही हावी रहती है और अपने निर्देशानुसार ही उस राजनीतिक शक्ति का, उसकी ताकत का वो प्रयोग करती है। नेक्स्ट है, राज्य समाज में एकता तथा समन्वय पैदा नहीं कर सकता। ये कहा जाता है ना कि जो राज्य का कल्याणकारी स्वरूप है, राज्य सबके कल्याण के लिए कार्य करता है, सबके विकास मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि जब राज्य की जो उत्पत्ति है वो हुई ही वर्ग संघर्ष के आधार पर है, एक वर्ग के प्रयासों से अस्तित्व में आई है, उसी के लिए इसको कार्य करना है। तो राज्य नाम की संस्था सबका भला कैसे करेगी? क्योंकि संघर्षों को समाप्त करना या उनमें समन्वय उत्पन्न करना या समाज में सामंजस्य बिठाना, इसके लिए तो यह संस्था अस्तित्व में ही नहीं आई। ये तो इसका उद्देश्य ही नहीं था। तो अपने उद्देश्य से हटके ये क्यों कार्य करेगी? जब मजदूर अपने वेतन वृद्धि के लिए या अपना हक पाने के लिए स्ट्राइक करता है, हड़ताल करता है, धरने पर बैठता है, तो पूंजीपति को और कुछ नहीं करना। पूंजीपति को तो मात्र एक फोन लगाना है, पुलिस आएगी, मजदूरों पर ही लाठीचार्ज करेगी, उन्हीं को ही दबाया जाएगा, उन्हीं पर ही अत्याचार होंगे। मिल मालिक का उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और मिल पर ताला भी लग जाता है कुछ दिन के लिए। पूंजीपति के पास तो बहुत दौलत है, उसे क्या थोड़ी सी आर्थिक हानि होगी, लेकिन मजदूरों का क्या बिगड़ेगा? उनके पास तो खाने को रोटी नहीं है, वो तो जान से भी जाएंगे। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब ये संस्था अस्तित्व में ही वर्ग भेद के आधार पर आई है, वर्ग भेद और जो विभिन्न वर्गों के परस्पर विरोधी हित हैं उसी आधार पर अस्तित्व में आई है, तो इसका उद्देश्य उस वर्ग भेद को मिटाना नहीं है, उसको समाप्त करना नहीं है, उसमें सामंजस्य उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि जिस वर्ग ने इसको आविष्कृत किया है, इसकी खोज की है, उसके लिए इसको कार्य करना है, उसके यंत्र के रूप में इस संस्था को कार्य करना है। नेक्स्ट है शक्ति राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ठीक है कि जो प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली होती है, कहने को उसमें जनता का शासन होता है, अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, लेकिन यहाँ भी अंतिम सत्ता कहने को जनता में निहित होती है, लेकिन जो ये राजनीतिक शक्ति है
उस पर नियंत्रण उसी का ही रहता है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में चुनाव होंगे, चुनाव के माध्यम से ही सरकार चुनी जाएगी और चुनाव के लिए पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? पूंजीपति देंगे। जब पूंजीपतियों के पैसे से जीतकर कोई राजनीतिक दल सत्ता में आएगा, सरकार बनाएगा, तो क्या वो उनके हित के लिए कार्य नहीं करेगा? जो राज्य नाम की संस्था है, जिस तरीके से ये खुद को बनाए रखे हुए हैं, वो उसमें पूरा सहयोग जो है उसी शक्ति का है जिनके हाथों में उत्पादन के साधन हैं। और राज्य शक्ति का प्रयोग करके ही, शक्ति के बल पर राज्य अपने सारे कार्य करता है। जितने भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है, राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके ही उनको स्थिर रखना चाहता है तो स्थिर रखता है, परिवर्तन लाना चाहता है तो परिवर्तन लाता है। और जो समाज में गरीब वर्ग है, यदि वो आंदोलन करता है, यदि वो आवाज उठाता है, तो राज्य पुलिस भेजता है उस आंदोलन को दबाने के लिए और उस आवाज को दबाने के लिए। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो राज्य है वो पूरी तरह से ही, प्रजातंत्रीय राज्य भी शक्तिशाली मतलब जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, उस वर्ग के इच्छा अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जो राजनीतिक शक्ति है वो आर्थिक शक्ति की दासी है, उसी के अनुरूप ही कार्य करती है। नेक्स्ट है इसमें कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी प्रणाली को बचाने का साधन है। वर्तमान में राज्य का स्वरूप यही माना जाता है ना, कल्याणकारी राज्य, कि जो राज्य है वो सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का मालिक होकर नहीं, बल्कि व्यक्ति का सेवक होकर कार्य करता है और जीवन के हर पक्ष के कल्याण से संबंधित राज्य कानून बना सकता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य, ये जो अवधारणा है, ये भी अपने आप में एक ढोंग है कि जब मजदूर संगठित होने लग गए, उनमें थोड़ी सी चेतना आ गई, समझ आ गई कि मुट्ठी भर लोग इतने सारे मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और जब विरोध करना शुरू किया, संख्या किस ओर ज्यादा है? मजदूरों की ज्यादा है। पूंजीपति तो मुट्ठी भर है और खोने के लिए यहाँ मजदूरों के पास तो कुछ भी नहीं है। वो डर है पूंजीपतियों को। तो ऐसे में पूंजीपतियों को जब ये भय हुआ कि ये विद्रोह कर देंगे और तुम खतरे में पड़ जाओगे, तुम्हारी संपत्ति खतरे में पड़ जाएगी, तो उस विद्रोह को कानून के माध्यम से, राज्य के माध्यम से दबाने का प्रयास किया गया। इस तरीके से कि जैसे बच्चा रोता है तो उसको झुनझुना दे देते हैं, वो चुप हो जाता है। तो ऐसे में लगा कि जो मजदूर हैं ये कुछ और बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो उनको शांत करने के लिए उनको थोड़ी सी सुविधाएं दे दी गई। और वो सुविधाएं ऐसे ही नहीं है कि वो मिल मालिकों के बराबर हो गए। मिलों में पैसा पूंजीपति लगाता है, पूरा दिन श्रम मजदूर करता है, लेकिन उत्पादन का सारा हिस्सा, सारा लाभ पूंजीपति के पास जाता है, मजदूर के हिस्से ज्यादा कुछ नहीं आता। तो यहाँ जो कल्याणकारी अवधारणा है, इसका आविष्कार भी कार्ल मार्क्स कहते हैं इसी वर्ग ने किया, पूंजीपति वर्ग ने, कि इनको थोड़ी बहुत सुविधाएं देके शांत कर देते हैं ताकि ये विद्रोह ना करें और अपने उसमें मस्त रहें, अपने कार्य में। इनका भी काम चलता रहे और हमारा भी काम चलता रहे। तो कल्याणकारी अवधारणा भी जो राज्य की है वर्तमान में, इसका आविष्कार भी कार्ल मार्क्स कहता है पूंजीपतियों के दिमाग की ही उपज है। और ये भी फिर वही कहानी है कि जो संपत्तिशाली वर्ग है या जिस वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधन हैं, उन्हीं के भले के लिए ही कार्य करती है। नेक्स्ट है राज्य का पतन होना अनिवार्य है। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य जब एक वर्ग संगठन है और जब तक राज्य रहेगा
समाज विरोधी वर्गों में बटा रहेगा। और ये विरोधी वर्ग उसने केवल दो ही माने हैं, एक संपत्तिशाली और एक संपत्तिहीन। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो संपत्तिशाली वर्ग है, यह वो वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, ये भी तो राज्य के माध्यम से शक्ति का प्रयोग कर रहा है, खुद को बचाए रखने के लिए, खुद की तरक्की के लिए। अगर ये शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं तो दूसरा वर्ग क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, उसका भी शक्ति प्रयोग करना जायज है, उसमें गलत कुछ नहीं है। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो बुर्जुआ वर्ग है, पूंजीपति वर्ग, और दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग, पूंजीवाद में ही पूंजीवाद के विनाश के बीज छिपे हुए हैं, ये कार्ल मार्क्स कहता है। क्यों? कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे जो पूंजीपति हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ेंगी, मजदूरों पर वो और अत्याचार करेंगे उत्पादन बढ़ने के लालच में। जब उत्पादन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि उसकी खपत तो देश में होनी नहीं, उसको दूसरे देशों में भेजना पड़ेगा। दूसरे देशों में कौन लेकर जाएगा? यही मजदूर लेकर जाएंगे। और जब मजदूर वहां देखेंगे कि वहां भी यही स्थिति है कि जो मजदूर है उनका शोषण हो रहा है, तो ये एक दूसरे से मिलेंगे, सारे एक दूसरे की दुर्दशा देखेंगे, तो इन्हें ये समझ में एक आ जाएगी, एक चेतना इनकी जागृत होगी कि संख्या तुम्हारी अधिक और मुट्ठी भर लोग तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सर्वहारा वर्ग है ये क्रांति कर देगा। यहां मार्क्स कहते हैं कि ये भी अब शक्ति का प्रयोग करेगा। जो शक्तिशाली वर्ग है वो भी शक्ति प्रयोग इन पर कर रहा था, इनको दबाने के लिए, इनको कुचलने के लिए। अब ये वर्ग शक्ति प्रयोग करेगा, क्रांति कर देगा। और क्रांति का अर्थ सीधा सा यहाँ यही है कि वो पूंजीपतियों का नाश कर देंगे। और ये जो दो वर्ग हैं समाज में, अब एक वर्ग का तो नाश हो गया, वर्ग भेद समाप्त हो गया। और ये बीच का जो समय है कि जहां एक वर्ग तो समाप्त हो गया लेकिन राज्य अभी है, तो ये जो समय है ये है संक्रमण काल। इसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही रहेगी। सर्वहारा वर्ग माने श्रमिक वर्ग, कि उन्होंने पूंजीपतियों के सारे धन पर कब्जा कर लिया है। और इस समय में जो सर्वहारा वर्ग है ढूंढ ढूंढ के पूंजीपतियों को, उनके जो अवशेष बच गए हैं, जो कहीं छुप गए होंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ये कार्ल मार्क्स की कल्पना थी, उसकी भविष्यवाणी थी। और उसने क्रमवार ये बताई है कि जब ये जो श्रमिक हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, ये पूंजीपतियों को पूरी तरह से समूल उनका विनाश कर देगा, तो राज्य नाम की संस्था किसने बनाई थी? पूंजीपतियों ने। यंत्र किसका था? पूंजीपतियों का। कोई भी यंत्र जब उसका उपयोग नहीं रहता तो उसमें जंग लग जाता है। तो राज्य नाम की संस्था पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का यंत्र थी, उस यंत्र का प्रयोग करने वाले ही खत्म हो गए, तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। जब आवश्यकता नहीं रहेगी तो धीरे 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 राज्य भी विलुप्त हो जाएगा। तो कौन सी व्यवस्था आएगी? वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज। माने कार्ल मार्क्स ये कहता है कि वर्तमान में जो राज्य का स्वरूप है ये केवल और केवल एक वर्ग के हितों के लिए ही कार्य करता है, और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक समाज में सबके हितों की रक्षा नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक?